हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाँ, नाम बता दूं, कमेंट्स करते हैं आप, बड़ा अच्छा लगता है पढ़कर। शशांक, आदित्य गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और भी मैं स्टूडेंट से यही आग्रह करूंगी कि ध्यानपूर्वक सभी वीडियोस को देखिए। मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। इतना ही नहीं, अब आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जिनमें है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो ना केवल आपको वार्षिक परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगी, बल्कि हर एक प्रत्येक परीक्षा में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी ना, उनको क्रैक करने में भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो बस बने रहो आप तो मैग्नेट ब्रेन्स पर। हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ 11 शुरू कर दिया है। नाम है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी चैप्टर को कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके दौरान हम देखेंगे कि आखिर कहानी क्या है, नाटक क्या है और कहानी का नाट्य रूपांतरण किस तरह से किया जाता है। साथ ही साथ कुछ प्रश्नों पर भी नजर हम डालेंगे। ओके, चलो तो चलते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक देखना ताकि आप सब समझ सको। कहानी और नाटक का संबंध हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पाठ में, इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान। कहानी और नाटक का संबंध किस तरह से है, क्या उनमें समानताएं हैं, क्या उनमें असमानताएं हैं, साथ ही साथ कैसे बनाए कहानी को नाटक। अब कहानी का नाट्य रूपांतरण हमें करना है, तो कैसे बनाए कहानी से नाटक। नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां, ऐसा तो है नहीं कि जैसी कहानी है उसको नाटक में बस पर्दे पर या मंच पर कर दो, हो गया नाटक। उसके सामने कई सारे चैलेंजेस या चुनौतियां भी आती हैं, तो उनका किस तरह से हमें सामना करना होगा वो भी हम देखेंगे। नारायण प्रसाद बेताब पारसी थिएटर के मशहूर नाटककार हैं, जिनकी ये बहुत ही प्रमुख कथन है, ना ठेठ हिंदी ना खालिस उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से ना मिश्री डली, डली दूध में घुली हो। ना ठेठ हिंदी ना खालिस उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से ना मिश्री डली दूध में घुली हो। मतलब सब कुछ एकाकार हो जाए। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ जा रहा है, एक डायलॉग पूरब में जा रहा है तो दूसरा डायलॉग पश्चिम में जा रहा है, क्या कहां से शुरू हुआ था कहां से खत्म कुछ समझ में नहीं आया। सब कुछ बड़े सिंक्रोनाइज मतलब बहुत अच्छे से चलना है, तब जाकर वो कहानी नाटक का रूप लेगी। और जब नाटक की प्रस्तुति होगी तो दर्शकों द्वारा उसकी सराहना भी की जाएगी। क्लियर है। प्रत्येक कथा साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है, भाषा भी एक जैसी होती है, फिर विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों। ये भी सही बात है कि कोई भी साहित्य, कोई भी कहानी जो होती है वो एक होती है, और उसकी जो भाषा रहती है वो भी एक ही होती है। फिर विधाओं का स्वरूप, जो भी लिखा जाता है, निबंध विधा है, कहानी विधा है, नाटक विधा है, तो उनका स्वरूप अलग अलग क्यों होता है। वे कौन से तत्व हैं जो इन विधाओं के अलग अलग स्वरूप को निर्धारित करते हैं। ऐसे कौन से तत्व हैं जिनसे ये समझ में आता है कि ये कहानी है, ये नाटक है, ये उपन्यासकार है, ये एकांकी है। कैसे, क्या विधा बदलने से काव्य प्रभाव और आस्वाद में भी बदलाव आता है। साहित्य की अलग अलग विधाओं का अलग अलग स्वरूप होता है। न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है, बल्कि उनके तत्व भी अलग होते हैं। भाषा का प्रयोग भी विधा बदल जाने पर परिवर्तित हो जाता है। कहानी की भाषा अलग होगी। कहानी का यदि उसी कहानी का नाट्य रूपांतरण किया जाएगा तो उसकी भाषा में अलग ही परिवर्तन आ जाएगा, संवादों में अलग परिवर्तन आ जाएगा। यही विधा की अपनी अलग पहचान होती है। इसके साथ साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक विधाओं का स्वरूप समय और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य तथा समानताओं को समझना आवश्यक है। पहले हमें यह जानना होगा कि कहानी की समानताएं क्या है, कहानी और नाटक की समानताएं, फिर हम समझेंगे कि कहानी और नाटक में क्या असमानताएं हैं। जब इन दोनों समानता और विषमताओं को हम समझ जाएंगे, तब हमको आगे की प्रक्रिया समझ में आएगी।
इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को भी समझना होगा। जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता और अन्य लोगों से एक साथ जुड़ता है। समझ में आया? क्योंकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। क्योंकि दृश्यात्मक जो दृश्य होते हैं, कहते हैं ना, सुनी हुई बात से ज्यादा देखी हुई बात याद रहती है। यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सदगति आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए हैं और कई तरह से हुए हैं। कहानी कही जाती है या फिर पढ़ी जाती है। नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनेता अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं। मंच सज्जा होती है, संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होती है, वेशभूषा होती है, तरह तरह के संवाद होते हैं। समानता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है, क्लाइमैक्स। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व तो समान है। यह अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यक है उतना संभव कहानी में तो नहीं है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटती है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटती है। ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान तथा समय विहीन हो। साथ ही साथ कहानी की जो कथा वस्तु या कथानक को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है और उसके आधार पर दृश्य बनता है। कथानक मतलब पता है ना, कहानी का केंद्रीय भाव, मतलब मुख्य बिंदु कि कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तात्पर्य यह है कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वह एक दृश्य होगा। ईदगाह कहानी के संदर्भ में देखें तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन, कुतूहल, इस तरह के दृश्यों को दर्शाया है। ठीक है। साथ ही साथ यदि हम पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हामिद और उसकी दादी अमीना पर केंद्रित हो तो उसके संवाद दिए जा सकते हैं। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जाता है कि यहाँ का ये स्थान है तो दृश्य 1, दृश्य 2, फिर पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, तो अब ये मेले का दृश्य बन गया। ठीक है, इधर का दृश्य ये बन गया। तो दृश्यों के आधार पर संवाद लिखे जाते हैं नाटकों के लिए। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो। जो केंद्र बिंदु है उसके आधार पर ही पूरे डायलॉग से संवाद आएंगे। मतलब यह है कि प्रत्येक दृश्य कथानक का हिस्सा है। क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हो। ये नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक उबाऊ हो जाएगा यदि बार बार उन्हीं डायलॉग्स को रिपीट किया गया या एक ही दृश्य को 2 बार या 3 बार दिखाया गया तो नाटक में रोचकता समाप्त हो जाएगी। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथनानुसार तार्क विकास हो रहा है या नहीं। सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार भी आवश्यक है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। मतलब जब किसी का अंत हुआ तो वहीं से दूसरे का आरंभ होगा, तो एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगी। और जब एक संवाद या एक दृश्य दूसरे से लिंक रहेगा तभी तो जो दर्शक हैं वो उसमें अपने विचारों और भावों को और या अपनी संवेदनाओं को उससे जोड़ पाएंगे। समझ में आया? इसलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। मतलब हर एक दृश्य की बात कर रहे हैं, पूरे नाटक की बात नहीं कर रहे हैं। हर एक दृश्य की बात कर रहे हैं जिसमें प्रारंभ, मध्य और अंत होता है कि कहां से ये दृश्य शुरू होगा, कहां पर ये चलेगा और कहां पर इसका समापन होगा। दृश्य कई साथ मतलब
लिखा है ना, कई काम एक साथ करता है। एक और वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता है कि एक दृश्य है, अब अगले दृश्य की वो भूमिका तैयार करेगा कि आगे ये होने वाला है। देखा होगा ना अपने नाटकों में, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हों जिनमें लेखक केवल विवरण दिया हो और उसमें कोई संवाद ना हो, केवल दिख रहा है, डायलॉग्स नहीं है, लेकिन हाँ दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। ठीक है, ऐसे दृश्यों का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। साथ ही साथ यह देखना चाहिए कि जानकारी या सूचना कहीं दोहराई ना गई हो भाई, नहीं तो उबाऊ होने लगता है। और निर्धारित करने के बाद दृश्य और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया है। मतलब जो मूल भाव है, जो केंद्र बिंदु है, उससे कहीं दूर तो नहीं जा रहे हैं डायलॉग्स या संवाद। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणियां प्रायः दृश्यों में नहीं ढल पाती। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार की हैं। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके हैं। उदाहरण के लिए विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है तो उसे मंच सज्जा के अंतर्गत लिया जा सकता है या पार्श्व संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। पार्श्व संगीत मीन्स जो प्लेबैक म्यूजिक चलता रहेगा, म्यूजिक कभी जैसे सैड मोमेंट है या उदासी वाला तो कुछ इस तरह का संगीत बजने लगता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि अब किस तरह का दृश्य चल रहा है। वो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है कि वो खुश है या दुखी है या करुणा में है या क्रोधित है, ये सबसे समझ में आता है, भले ही उसके डायलॉग्स नहीं है। विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा दृश्य के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संबंध है भी या नहीं। यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी शुरू किया और कहीं भी एंड कर दिया। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अरे यार यहाँ ये वाला भी डायलॉग होता तो मजा आता, या तभी जाकर नाटक पूरा लगता, तो नए डायलॉग्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन उनके जो वाक्य हैं या जो कथन है, बड़े बड़े वाक्य नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होना चाहिए, जिससे कि वो जो चल रहा है दृश्य उसमें अपने आप को जोड़ सकें। ऐसा ना हो कि वो कुछ दूसरी दिशा में जाए। ठीक है, तीसरी बात दूसरी है कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो, कि बिल्कुल जरूरी है तभी लिखना है। तीसरी है कि संवाद छोटे और प्रभावशाली हो। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद तारतम्य बनाए रखना कठिन हो जाता है। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे संवाद होना चाहिए। कहानी में चरित्र चित्रण अलग प्रकार से किया जाता है और नाटक में उसकी विधि कुछ बदल जाती है। रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने ईदगाह में मेले जाते समय हामिद के कपड़ों का जिक्र नहीं है तो उस तरह से किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हामिद के जो कहानी में हमने पढ़ा उससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो गरीब था। टोपी का तो जिक्र हुआ है क्या, बताना मुझे, तो जिससे तो अनुमान लग सकता है। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का तरीका अलग है, ये निर्देशक को समझना है, क्योंकि निर्देशक ही सभी जो पात्र हैं उनको तैयार करेगा कि आपको ये संवाद बोलना है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब भी डायलॉग्स बोले जाएं या संवाद बोले जाएं तो ये ना हो कि भाई हम सोच सोच कर बोल रहे हैं और रटे रटाए डायलॉग बोल रहे हैं। जिस भी कैरेक्टर या जिस भी पात्र को जो भी व्यक्ति निभा रहा है वो उस पात्र में पूरी तरह से डूब जाए, तब जाकर वहां पर प्रस्तुति दे। फिर देखो नाटक ऐसा रियलिस्टिक लगेगा, वास्तविक लगेगा। ठीक है, ध्वनि और प्रकाश भी चरित्र चित्रण में संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध होते हैं। ध्वनि अच्छी हो, साउंड अच्छा हो, मंच सज्जा अच्छी हो तो आधा 50% तो बिल्कुल मंच सज्जा का, वेशभूषा का, ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ निर्देशक संबंध में निर्णय लेते हैं, पर लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं। कि जो निर्देशक है, जो डायरेक्टर है, वो तो कहेगा कि ये करना है वैसा, लेकिन जिसने कहानी लिखी है उसके विचारों को भी जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि वो कथा उसने लिखी है तो वो उसको और अच्छे से बता पाएगा। साथ ही साथ ये भी है कि रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभावों कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंग या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है कि भाई क्या करें,
क्या ना करें, कैसे करें, क्या नहीं करें। तो इसके लिए भी बहुत ही ओपनली सोचना चाहिए। जैसे हामिद इस द्वंद में है कि क्या खरीदे या नहीं, तो अब इसमें कहानी में तो हमें समझ में आ रहा है कि वो ये सोच रहा है कि वो दादी चिमटे से रोटी सेकती है, ऐसा वैसा। तो अब नाटक में क्या बताएंगे, तो नाटक में वॉइस ओवर, जो जिसमें सिर्फ बोलना नहीं है, आवाज सुनाई देगी, तो वो समझ में आता है कि हाँ वो कल्पना कर रहा है, वो ये सोच रहा है। ठीक है, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो भी नाटक, जिस भी कहानी का नाट्य रूपांतरण हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले कहानी, जिस भी कहानी का नाट्य रूपांतरण हो चुका है, कई कहानी को हमें देखना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा, तब जाकर हम किसी कहानी का, हम मतलब इस तरह से लिख सकते हैं कि जब अधिक अभ्यास किया जाता है तो उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं? तो कहानी और नाटक भले ही साहित्य की अलग अलग विधाएं हों, लेकिन इसमें कुछ समानताएं भी हैं और असमानताएं भी है। समानता की बात करें तो कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है, दोनों में ही पात्र और परिवेश होता है, दोनों का क्रमिक विकास होता है, द्वंद होता है, संवाद होते हैं, चरमोत्कर्ष होता है, मतलब क्लाइमैक्स होता है। साथ ही साथ जो दोनों की ही आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही होते हैं, जो केंद्र बिंदु है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। असमानता बताओगे क्या? असमानता क्या होती है बताओ? हाँ, ओके, वो शब्दों के चरित्र होते हैं, जबकि नाटक में जीवित हाड़ मांस के होते हैं व्यक्ति। साथ ही साथ उसमें हर एक बात को कहकर या लिखकर बताया जा सकता है, जबकि नाटक में प्रस्तुति करने के लिए अब जो आ गया है वॉइस ओवर के माध्यम से भी हम कल्पनात्मक सीन्स या दृश्य दिखा सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें। किसी एक दृश्य का संवाद भी लिखे। जैसे आपको पता ही है दोपहर का भोजन में कौन था? सिद्धेश्वरी थी, श्री रामचंद्र था, मतलब रामचंद्र था, माता और पुत्र का जो संवाद है, माँ और बेटे का जो संवाद है, उसको बताया कि किस तरह से माँ अपने बेटे की आने की प्रतीक्षा में पहले से भोजन की थाली लगाकर बैठी है और सोच रही है कि कब आएगा मेरा बेटा, कब खाएगा। वो बड़े ही मतलब बिल्कुल उसी दिशा की ओर देख रही है कि बेटा आ रहा होगा। अब देखो, स्थान है टूटे फूटे घर का आंगन, एक छप्पर, बगल में रसोई घर। समय है दोपहर का, थाली में एक टुकड़ा रोटी शेष, एक दुबला पतला लड़का। रामचंद्र जल्दी जल्दी खाते हुए उसकी माँ सिद्धेश्वरी रसोई की ओर देखकर उठने का अभिनय करती है। और देखो, अब जैसे ही वो बेटा खा रहा है, मतलब ये सीन हो चुका कि वो आ गया और थाली परोसी गई है और वो खा चुका है, थोड़ा सा टुकड़ा बचा है। अब माँ ने जब थाली की ओर देखा तो अब वो उठती है। अब ऐसा नहीं बताएंगे कि नाटक में ये नहीं बताएंगे कि अब माँ उठती है, ये कहानी में लिखना पड़ेगा कि अब वो उठती है, मुस्कुरा कर कहा या उदास होकर कहा, ये कहानी में लिखे जाएंगे, तब जाकर हमें समझ में आएगा। लेकिन नाटक में कहे नहीं जाएंगे, ये किए जाएंगे। तो अब माँ उठकर चली जाती है और पूछती है कि एक रोटी और लाऊं बेटा, लेकिन वो मना कर देता है, नहीं नहीं जरा भी नहीं, मेरा पेट भर चुका है तो छोड़ने वाला हूं, बस अब नहीं। अच्छा, आधी ही सही, आधे खिलाकर बीमार करने की तबीयत है क्या आपकी? नहीं खाना कह दिया, तुम लोग जरा भी नहीं सोचते, बस अपनी जिद, भूख रहती तो खा नहीं लेता। इस तरह से उसने झगड़ कर या अब देखो यहां पर लिखा है ना बिगड़ते हुए, तो ये कहानी में लिखना जरूरी है, लेकिन नाटक में वो स्वयं दिख जाएगा। वहां पर ये नहीं बोलेंगे कि अब रामचंद्र कहेगा बिगड़ते हुए, नो। रोटी के टुकड़े को खींचकर लोटे की ओर देखते हुए माँ पानी लाओ, सिद्धेश्वरी पानी लेने चली जाती। ये कहानी का दृश्य है, ठीक है, कहानी का दृश्य है। नाटक में ये सब क्रियाकलापों के माध्यम से दिखाया जाएगा, ना कि इस बात को बार बार बोला जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। आशा करती हूं बहुत ध्यान से आपने सुन लिया है और अब तो पूरा भरोसा है कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से उत्तर लिखकर भी आओगे और अच्छे नंबर भी प्राप्त करोगे ना? करना ही है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके साथ है, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, अब आ गई हैं मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स और ई बुक्स, जिनमें है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत सारे, कहा ना ढेरों, सैंपल पेपर्स, एमसीक्यूज,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ ऑफ कोर्स, जो आपको अपनी परीक्षाओं में तो सफलता दिलाएंगी, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आगे आप देंगे या दे रहे होंगे, उनमें भी आपकी पूरी हेल्प करेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दी है और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।